जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आज इतिहास का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ तक पढ़ चुके थे और इस तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू में हमने आपको ये बताया था कि जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास हम 3 भागों में पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहासों के बारे में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से हम पहले भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। तो भारत के इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है कि कुछ प्रमुख धार्मिक ग्रंथों से, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से, कुछ विदेशियों के विवरण से, इस प्रकार से प्राप्त होते हैं हमें भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में हम यहाँ तक भी पढ़ चुके थे, वेद और उसके उपवेद भी पढ़ चुके थे, और उपवेद के साथ साथ जो कहते हैं व्याकरण, ज्योतिष, छंद वगैरह उपवेद भी मतलब कि इस प्रकार से हमने पढ़ चुके थे। फिर आज हम इस तीसरे वीडियो में लेकर आए हैं कुछ विदेशियों के विवरण के बारे में। कुछ विदेशी लोग आए थे, उनके विवरण के बारे में पढ़ेंगे, या हम कुछ प्रमुख अपने ऐतिहासिक ग्रंथ के साथ साथ कुछ धार्मिक ग्रंथों के भी बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं धार्मिक ग्रंथ के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे कि आज मोस्टली आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा, और यह आपका ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो कि आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, और पीछे गत वर्षों में ये सभी के सभी प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, इसमें देखिए, स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री एक मैत्री संहिता है। कल हमने गार्गी संहिता के बारे में चर्चा भी किया था, हालांकि अभी और गार्गी संहिता के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ये मैत्रिणी, यह एक संहिता है। इस मैत्रिणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दर्शाता है, अर्थात जिसमें जुआ और स्त्रियों की तुलना, अर्थात मैत्रिणी संहिता में स्त्रियों की तुलना देख रहे हैं ना, जुआ और शराब की भांति स्त्रियों को पुरुष जुआ और शराब की भांति किया गया है मैत्रिणी संहिता में। और इसी संहिता में स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है, अर्थात जो भी पुरुष मतलब कि अपने अगर बात करते हैं कि जो भी जुआ शराब इन सभी के चक्कर में आता है, या इन प्रकार से इनमें स्त्रियों का सबसे बड़ा अहम योगदान की बात बताते हैं। फिर आगे देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। अब यहाँ पर देखिए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इस क्वेश्चन को जरा याद रखना, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन की बात पैदा होगी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? तो आप कहेंगे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। फिर वहीं पर अगर पुरुष का तीसरा दोष, 2 बार तीसरा लिखा जा चुका है, पुरुष का तीसरा दोष किस संहिता में कहा गया है? तो आपका जवाब होगा पुरुष संहिता में, पुरुष का तीसरा दोष मैत्रिणी संहिता में कहा गया है। फिर स्मृति, अगला आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ। आपको जैसे कि पता होगा, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ भी है मनुस्मृति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्मृति ग्रंथों में या सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है, और किस में? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है, जो भी एक प्रमाणिक रूप से भी है और सबसे प्राचीन भी है, सबसे पुरानी भी मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए, शुंग काल का मानक ग्रंथ भी है। अगर बात शुंग काल का मानक ग्रंथ, आप कहेंगे मनुस्मृति है। फिर वहीं पर नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करती है, गुप्त युग अर्थात गुप्त शासन काल के बारे में। जैसे कि आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे, कुमार गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक होता है। तो अब कुमार गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक होता है, उस समय में जो नारद स्मृति थी वो गुप्त काल के बारे में, वहाँ का रहन सहन का स्तर क्या था, उनके शासन प्रणाली कैसी थी और उनका सिस्टम कैसा था, इस प्रकार सभी प्रकार की जानकारी नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला ही देखते हैं, फिर अगला क्या आता है? अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता होगा चाणक्य हैं। जो इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं,
जिनका और उपनाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। आप इन्हीं चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और ये मौर्य वंश के शासनकाल के थे। अगर बात करें मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जिसमें पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का कार्य चाणक्य ही करता है। जैसे कि आप लोग कुछ एक चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल भी आया था, आप लोग देखे होंगे, जो घनानंद के साथ युद्ध होता है। तो अगर शुरू से लेकर अंत तक देखा जाता है तो जो मौर्य युगीन था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जरूर था, लेकिन पूरा का पूरा योगदान चाणक्य अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त को जाता है। क्योंकि अगर ये पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य ही था। आगे, कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक राजतरंगिणी आते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक है और राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास की बात की गई है। यदि आपसे पूछा जाता है कश्मीर के इतिहास की बात किस पुस्तक में की गई है, तो कश्मीर के इतिहास की बात राजतरंगिणी नामक पुस्तक में की गई है, जिसके लेखक कल्हड़ होते हैं। जिसके लेखक कौन है? कल्हड़ होते हैं। फिर यहीं पर एक चचनामा पुस्तक बड़ी ही फेमस पुस्तक है, जो अली अहमद के द्वारा लिखी गई है। अली अहमद के द्वारा लिखी गई पुस्तक चचनामा पुस्तक, और इसमें जब अरबों ने भारत पर अर्थात भारत के सिंध प्रांत पर विजय किया था, अर्थात विजय के उपरांत में अली अहमद ने चचनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर अगला आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। और याद रखना, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये पहली बार अर्थात प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। और ये अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई अर्थात संस्कृत व्याकरण में लिखी गई है। यह मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, या जो मौर्य काल में जितने भी आक्रमण हुए हैं उनके यहाँ पर लिखा गया है मौर्य युगीन आक्रमण, मौर्य युगीन जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है ना, यहाँ पर मौर्य युगीन जानकारी प्राप्त करता है। आगे देखते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कात्यायन की गार्गी संहिता है, कात्यायन की गार्गी संहिता यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन याद रखना ज्योतिष ग्रंथ के साथ साथ इसमें यवन के आक्रमणों का भी उल्लेख किया गया है। किसमें? कात्यायन की एक गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, और इस ज्योतिष ग्रंथ में यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। क्योंकि जो भी ज्योतिष ग्रंथ होता है, ज्योतिष ग्रंथ में ये सब भेरी घोष की चर्चा नहीं की गई होती है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ में, इस ज्योतिष ग्रंथ में भेरी घोष की चर्चा की गई है। भेरी घोष का मतलब मारकाट अर्थात यवन आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं पतंजलि, वही बाबा रामदेव वाला पतंजलि। ठीक है, तो इस पतंजलि पुष्यमित्र देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पुरोहित का मतलब वो होता है वो ब्राह्मण जो यज्ञ करवाते थे। जो जैसे कि जो भी पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के संस्थापक होते हैं। पुष्यमित्र शुंग वो भी अभी आगे आपका इतिहास पढ़ाया जाएगा। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य किस पुस्तक की, मतलब कि यह एक पुस्तक है, इसकी रचना कौन है? पतंजलि है। इसमें ने यज्ञोपवीत अर्थात यज्ञों के बारे में महाभाष्य पुस्तक में रचना की है, जो ये शुंग को इतिहास के बारे में भी बताता है। शुंग काल कैसा था, किस प्रकार का था। आगे बात करते हैं। अब उसके आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हम इनकी पूरी एक जानकारी पढ़ेंगे। ये वीडियो है, इस वीडियो के बाद मैं पहले सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर सिंधु सभ्यता समाप्त होगा।
आर्यों का आक्रमण हो, इस प्रकार से आर्यों को पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म। फिर उसके बाद 16 महाजनपदों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बुद्ध के जन्म पूर्व जन्म की कहानी है, मतलब उनके जन्म की पूर्व कहानी गौतम बुद्ध के बारे में वर्णित हो चुकी थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले गौतम बुद्ध के बारे में सारी चीज़ें लिखाई जा चुकी थी। वो आपकी कथा है जातक कथा। अर्थात जातक कथा में ये क्वेश्चन एसएससी 2016 और 17 दोनों में, एमटीएस और सीएचएसएल दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। जब 2016 में ऑफलाइन पेपर हुआ था, वो कैंसिल हो गया था, दोबारा ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन दोनों में पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीटेड था। फिर देखिए कि जातक कथा में बुद्ध की अर्थात गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, जिसमें बुद्ध जी का जीवन चरित्र, मतलब कि उनके जीवन परिचय को पहले ही लिखा जा चुका था गौतम बुद्ध के जन्म के पहले। देखिए अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अब गौतम बुद्ध देखिएगा, जो बौद्ध धर्म था, गौतम बुद्ध के मरने के बाद ये 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके जब एक बौद्ध धर्म के बारे में लाएंगे तब। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, यहाँ पर ये कथा वस्तु, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हाल पूछे भी जाते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, अर्थात बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। आगे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी होते हैं, लेकिन आगे हम इनकी पूरी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो उस हिस्ट्री में नहीं दिया गया है, उससे पहले दिया गया है, मैं उसके बारे में पहले आप लोगों को चर्चा करके बता देता हूँ। जैन साहित्य को यहाँ पर को लिख लेना, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखना, इसमें आपके पूरे इतिहास में जो आगम शब्द आएगा, आगम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? जैन साहित्य के लिए प्रयोग हुआ है। फिर देखते हैं जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन का प्रारंभिक इतिहास होता है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र अर्थात कल्पतरु सुने होंगे, कल्पतरु से याद रखना। कल्पतरु का मतलब कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र में क्या है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में ज्ञान का प्राप्त होता है। अगला जैन धर्म का जो भगवती सूत्र में देखिएगा, अब यहाँ पर जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। मतलब जीवन कृत्यों का मतलब जीवन परिचय, उनके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं और कार्यों का वर्णन मिलता है। इसमें 2 चीज़ याद रखना है। जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। और वहीं पर अगर देखते हैं जो ये क्या काम से जातक कथा है, जातक कथा में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना होना, क्योंकि बच्चे जो काम करते हैं ना, यही सीधा सीधा टिक लगा कर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध वाला वो महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी वाला गौतम बुद्ध को लगा देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो जातक कथा है, जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। और जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं कि अब यहाँ तक देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन आपके यहाँ तक समाप्त हो गए हैं। शायद डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक मेरे 1 लाइनर क्वेश्चन आपको समाप्त हो गए होंगे, जिससे हमें इतिहास के मतलब कुछ जो धार्मिक ग्रंथों से इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। इससे पहले हम धार्मिक ग्रंथों से मिलने वाले जानकारी के सोर्स को पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के सोर्स। उसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं टेसियस, यह एक ईरान का राजवैद था। केवल इसमें इतना याद रखना है, टेसियस एक ईरान का राजवैद था। फिर देखिए हमने इतिहास तो पढ़ा, लेकिन आप जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं उस सिचुएशन में आपको कहा जाता है, पॉज वीडियो। हमने क्या बताया कि यात्रियों से मिलने वाली जानकारी,
जो टेसियस होता है, टेसियस इराक का राजवैद होता है। टेसियस कौन होता है? इराक का राजवैद होता है। यह भारत के संबंध में आश्चर्यजनक विवरण किए हैं। टेसियस जो होता है ये भारत के संबंध में बहुत आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण इसकी कुछ गाथाएं हैं, ठीक, जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं, केवल इतने इम्पॉर्टेंट है। टेसियस कौन था? यह एक ईरान का राजवैद था और इसकी कहानी तो भारत में बहुत ही परिपूर्ण है। जैसे हम इस सारे इतिहास को पढ़ रहे हैं तो जैसे हर विषय को पढ़ते हैं, जैसे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हेरोडोटस को देखते हैं तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अर्थात हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। आप देख रहे हैं हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हेरोडोटस ने की है। फिर यहीं पर एक याद रखना, तो जैसे अभी हमने बताया था कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और यहीं पर जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? टालमी को कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जो हेरोडोटस था, अर्थात हेरोडोटस, इन्होंने भारत में 5वीं शताब्दी बीसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, अर्थात हेरोडोटस ने भारत में 5वीं शताब्दी में भारत और फारस का मतलब ईरान समझना, फारस का मतलब ईरान ही समझना है। भारत और फारस के बीच में इन्होंने भारत और फारस के संबंध में इन्होंने वर्णन किया है। बहुत सारी चीज़ों को वर्णन किया गया है। भारत और फारस से जो भी संबंधित चीज़ें थीं उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। फिर बात करते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। देखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक, एक तो इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है सिकंदर के पिता कौन थे। याद रखना सिकंदर के पिता कौन थे, तो आपको याद होगा सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर के पिता कौन थे? सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे। अब सिकंदर ने भारत पर कब आया था? सिकंदर भारत में 324 ईसा पूर्व भारत में आया था। और पहली बार जब आया था, एक छोटी सी कहानी मैं 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ। सिकंदर एक वो उमंग और जोश जुनून वाला लड़का था। सिकंदर वो एक जोश जुनून और उमंग वाला लड़का था जो कि महज 17 से 18 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता होने को ठान लिया था। जो सिकंदर था ये महज 18 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने को ठान लिया था। जब ये पहली बार भारत में आया था, इसके साथ बहुत सारे यात्री थे। ये इन्होंने बहुत सारे घुड़सवारी, पैदल सेना और हाथियों के साथ आया था। लेकिन इसकी सेना जब ये इराक से निकला था तो इसकी सेना लगभग बहुत दिनों से आक्रमण करते करते थक गई थी और इसके पास खाने पीने के लिए भोजन सामग्री भी खत्म हो रही थी। जब सिकंदर भारत आया था उस समय भारत में शासन घानानंद का चल रहा था। उस समय घानानंद भी एक राज्य हुआ करता था, तो उस समय भारत में शासन घानानंद का चल रहा था। तो जब ये जैसे वो सिंध प्रांत में हमने बताया था उस दिन कि जैसे अगर हम ये इंडिया अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर ये इंडिया का मैप लेते हैं, इंडिया में प्रवेश करने से पहले एक सिंधु नदी पड़ती है जो कि काफ़ी लंबी नदी थी। तो सिंधु नदी और जो झेलम और सतलज नदी थी, अगर हम सिंधु की बात करते हैं, सिंधु नदी को पार करने से इनकी सेना ने इनकार कर दिया था, जिसके कारण ये पुनः वापस चले गए थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने जब फिर वापस आए, उस समय भारत में शासन चंद्रगुप्त मौर्य का था जब सिकंदर भारत आया। क्योंकि घानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा, मौर्य वंश की स्थापना किया। ये किसके सहमत से? इसके प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने बताया इसके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये कहानी थी। आगे हम और देखते हैं, इसको देखते क्या देख रहे हैं ना। अब उसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे देखेंगे। निर्याकस, क्या लिखा है, आनेसिक्राटस और एस्टियोबुलस हैं। ये किसके दरबार में याद रखना आए थे? निर्याकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। निर्याकस किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। देखिए अभी और बताया जाएगा, जब वंश पढ़ाएंगे तो उसमें इन सब के डिटेल सारे कुछ बताए जाएंगे, क्योंकि अभी हम केवल पढ़ा रहे हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के सोर्स, कि जो हमारा इतिहास तैयार हुआ है कुछ विदेशियों से भी तैयार हुआ है।
तो अब देखेंगे डायनेसियस, यह एक मिस नेरेस टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन था? टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन? डायोनीसियस। यह टालमी फिलाडेल्फस, देख रहे ना, मिस्र का नरेस टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। जो मिस्र का नरेस टालमी फिलाडेल्फस था उसका राजदूत कौन था? डायोनीसियस था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार अगर इतिहास से रिलेट करते हैं, बिंदुसार था कौन? तो बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार कौन थे? सम्राट अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार के पिता कौन थे? बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर यहीं पर फिर कुछ पुस्तकें हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक की रचना प्लिनी ने की थी। अर्थात इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो सौंदर्य है उनके बारे में, जम्मू कश्मीर के नेचुरल अर्थात प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। फिर आगे देखते हैं कि भारत का भूगोल की रचना किसने की है? तो भारत का भूगोल की रचना टालमी ने की है। फिर आगे वहीं पर देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो मेगास्थनीज देखिएगा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब देखो, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और एक किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य से और सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर ने एक कंडीशन पे युद्ध लड़ा था, यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं अपने पुत्री कार्नेलिया की शादी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया थी, तो कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगी। तो जब ये हार गया तो हारने के बाद इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। हालांकि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से मौर्य वंश को पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। फिर वहीं पर देखेंगे जो मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें मौर्य युगीन के बारे में जानकारी की प्राप्ति होती है। और मौर्य युगीन के बारे में जानकारी की प्राप्ति होती है। और इसमें आपको ये भी कभी कभी पूछ लेता है सीधा एग्जाम में, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका, वो इंडिका किस भाषा में लिखी गई है? तो वह मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है। आगे ये देखिए थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद क्लास यही समाप्त कर देंगे। डायमेकस, डायमेकस कौन होता है? यह सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत होता है, जो बिंदुसार के दरबार में आया रहता है। याद रखना, डायमेकस कौन था? डायमेकस सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है ना। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को मेरा ये इतिहास का पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूँ, यदि आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे, ये मेरा तीसरा पार्ट है, आप पहले को देखिए, दूसरे को देखिए, फिर इस तीसरे को देखिएगा। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छे से एक सीरियल ढंग से देखते हैं, मैं आशा और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको इतिहास सब्जेक्ट में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। ये मेरा गारंटी और दावा दोनों कहता है। तो प्यारे छात्रों, ये यहाँ एक बात और है, यदि ये क्लासेस अगर समझ में आए ना, ये मेरे तरफ से एक तोहफा या रिक्वेस्ट कुछ भी समझना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही कमेंट में बता देना कि सर क्लास कैसे लगी। यदि आपको ऐसा लगे सर क्लास कम ठीक थी, मैं इसे और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। फिर भी जैसे आपको क्लास लगे तो वैसे आप कमेंट बताना। तो सो थैंक्स, जय हिंद प्यारे साथियों।